आज हम फ्रांस के एक ऐसे राजनीतिक विचारक का अध्ययन करेंगे जिसने गहन और विशद अध्ययन के पश्चात राजनीति को एक ऐसा सिद्धांत दिया जो वर्तमान लोकतंत्रों में एक आवश्यक और अपरिहार्य सिद्धांत के रूप में जुड़ा हुआ है। मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया वह राजनीतिक विज्ञान में और लोकतंत्र की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शक्तियों का पृथक्करण अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन। यह विभाजन करना उसकी सोच और दूरदर्शिता को बताता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि उसने यह सिद्धांत और इसके अतिरिक्त अपने जो भी विचार थे, चाहे वो राज्य के संदर्भ में हो, चाहे वो कानून के संदर्भ में हो, चाहे वो स्वतंत्रता के संबंध में हो, उसमें तात्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का गहन और विशद अध्ययन हमारे सामने उपस्थित होता है जो उसने किया था। इसीलिए उसके सबसे प्रमुख ग्रंथ स्पिरिट और लॉ को केवल राजनीतिक विज्ञान की अपेक्षा समाज विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य अनेकानेक परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात कुछ राजनीतिक सिद्धांतों और सामाजिक सिद्धांतों का अन्वेषण उसने किया। मॉन्टेस्क्यू के विचारों में हम एक यह भी चीज़ पाते हैं कि उसके विचार तात्कालिक परिस्थितियों से उतने प्रभावित नहीं रहे, या उसने तात्कालिक परिस्थितियों को अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता से उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, या उसने पुराने जो राजनीतिक विचारक थे उनसे भी विचारों को ग्रहण किया, परंतु उसमें अगर उसको लगा कि सही नहीं है तो उसमें व्यापक रूप से संशोधन भी किया। अतः मॉन्टेस्क्यू एक ऐसा विचारक था जिसने अपने विचारों में एक मौलिकता की छाप छोड़ी, और ये मौलिकता उसकी व्यावहारिक दक्षता, सामाजिक विषयों को समझने की उसकी गहन पकड़ को इंगित करती है। इस विचारक का जन्म फ्रांस के एक छोटे से नगर ला बेर्दे में हुआ था 1689 में, और एक धनी परिवार में हुआ था। उसकी माता का देहावसान 7 वर्ष की उम्र में हुआ तो उसके माता के परिवार की काफ़ी संपत्ति उसको प्राप्त हुई। 21 वर्ष की उम्र में उसके चाचा का देहांत हो गया और उनके चाचा की जो संपत्ति और पद था वो उसे मिला। तो मॉन्टेस्क्यू की उपाधि उसके चाचा को मिली हुई थी और वहीं से उसको उपाधि प्राप्त हुई मॉन्टेस्क्यू की, जबकि उसका असली नाम चार्ल्स लुई डी सेकंड था। इसके अलावा उसने फिर कानून का अध्ययन पूरा किया। 1714 में फिर वकील बना और 1715 में उसकी एक ऐसे परिवार में शादी हुई जो काफ़ी धनी था, और वहाँ से भी उसको काफ़ी संपत्ति की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात उसने अपना गहन अध्ययन शुरू किया। वह व्यापक रूप से यूरोप का भ्रमण भी किया। 1728 से लेकर 1731 तक उसने यूरोप के कई देशों की यात्राएं की। इंग्लैंड भी गया, फ्रांस भी गया, वहाँ की फ्रांस का तो था ही, इटली और अन्य अनेक देशों की यात्राएं की। और इंग्लैंड में उसने वहाँ की राज व्यवस्था का गहन अध्ययन भी किया, और वो मानता था कि इंग्लैंड ऐसी जगह है जहाँ रुक के व्यक्ति को समय देना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता भी है। और यह माना जाता है कि संभवतः इंग्लैंड की परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
दिया। अब मॉन्टेस्क्यू ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं की। 66 वर्ष की उम्र में सन 1755 में उनका देहांत हो गया। उनका जीवन अध्ययनशील था। विभिन्न देशों की यात्राएं करने के बाद में वो अपने गांव में रहने लगे, निवास करने लगे। संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने अपना जीवन पूर्णतः अध्ययन को समर्पित किया। और अध्ययन उनके लिए बोरियत को दूर करने का एक तरीका था, किसी चीज़ों को समझने का तरीका था। और अध्ययन के प्रति इसी रुझान ने उनमें एक सोचने की विशेष क्षमता भी विकसित की, जो उनके विचारों में हमें दृष्टिगत होती है। उनकी कई रचनाएं हैं, जैसे द पर्शियन लेटर्स, जो उनकी सबसे पहली और सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है। और पर्शियन लेटर में उन्होंने 2 ईरानियों को माध्यम बना के फ्रांस की तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का उस पर कटाक्ष किया था और उसकी व्यवस्था की कमियों को उजागर भी किया था। ये पुस्तक काफ़ी प्रचलित भी हुई। उसके बाद उन्होंने रोम साम्राज्य के उत्थान और पतन पे एक पुस्तक लिखी। उसके पश्चात उनकी पुस्तक थी सुल्ला और एक्रेटीज में संवाद, और वह पुस्तक जो सर्वाधिक प्रचलित हुई और जिसने उनको राजनीति के क्षेत्र में एक प्रमुख विचारक के रूप में स्थापित कर दिया, वह थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा या भावना। इस पुस्तक में उन्होंने कानून के उदय, विकास और उसके कारणों का अध्ययन किया, राज्य की परिस्थितियों का अध्ययन किया। और स्पिरिट ऑफ लॉज केवल कानून तक सीमित नहीं होकर एक ऐसा विशद ग्रंथ बन गया जिसमें संपूर्ण समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उसके आधार पर कानून के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में मॉन्टेस्क्यू ने अपने निष्कर्ष निकाले। और इस प्रकार उन्होंने एक विशद ग्रंथ की स्थापना का लेखन कर और उसके आधार पर अपने विचारों को स्थापित किया। मॉन्टेस्क्यू ने एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि निगमनात्मक पद्धति को सिरे से खारिज करते हुए अनुभवात्मक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। उन्होंने जहाँ गए अपना अध्ययन किया, जो अनुभव प्राप्त हुए उसकी इतिहास से वापस पुष्टि भी की। तो उनके अध्ययन में आगमनात्मकता, वैज्ञानिकता, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक पद्धतियों का हमें जिक्र मिलता है, या हम उनकी पद्धतियों को, इन पद्धतियों के प्रयोग को हम उनके अध्ययन में देख सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू के विभिन्न विचार हैं, जिसमें सबसे प्रमुख विचार उनके कानून और राज्य से संबंधित हैं। उनके कानून संबंधी विचारों में अगर हम देखें तो वो पुनः उनकी मौलिकता को बताते हैं। वे इस बारे में प्लेटो, अरस्तु और अन्य कई विचारकों से पृथक जाते हैं। प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक कानून को बुद्धि का आदेश मानते हैं, जबकि कुछ अन्य लेखक उच्चतर शक्ति का आदेश मानते हैं। जबकि मॉन्टेस्क्यू इन दोनों से अलग विचार रखते हैं। वो मानते हैं कि कानून विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और स्वरूप से उत्पन्न आपसी संबंधों की देन है। विभिन्न वस्तुओं और उनके आपसी संबंधों से उत्पन्न होता है। तो 2 चीज़ें हैं, प्रत्येक वस्तु का अपना ही एक प्रकृति होती है और प्रत्येक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध होता है, और उसी के आधार पर नियमों और कानूनों की सृष्टि होती है। जो नियम बनते हैं या जो कानून बनते हैं उसमें कारण और कार्य का संबंध पाया जाता है। कैसे? वो ये बताते हैं कि जैसे पानी को गर्म करने पर भाप बन जाता है, तो पानी को गर्म करना एक कार्य है और उसका भाप बन के उड़ना उसकी प्रकृति में समाहित है। तो उनके अनुसार पानी को गर्म करें तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा। इसमें पानी को गर्म करना कारण है और भाप बनना उसका कार्य है। पानी को गर्म करना कारण है और उसका भाप बनना कार्य है। तो ये कार्य कारण संबंध के आधार पर नियमों की सृष्टि होती है, और यह केवल निर्जीव वस्तुओं यानी सजीव वस्तुओं में भी लागू होता है। और जब सजीव की बात करते हैं तो
चाहे वो जानवरों के मध्य आपसी संबंध हो, चाहे वो इंसानों के मध्य हो, मानव समुदाय के मध्य हो, या मानव मानव के मध्य हो, या मानव और राज्य के मध्य हो। तो मानव और राज्य के मध्य भी जो संबंध उत्पन्न होते हैं और वो संबंध एक विशेष रूप धारण करते हैं, उन्हीं के आधार पर कानून की सृष्टि और नियमों की संरचना तय होती है। इसी अवधारणा को मानते हुए वे अपने कानून संबंधी विचार रखते हैं। कानूनों को वो कई प्रकारों में बांटते हैं, पर प्रमुखतः वह प्राकृतिक और मानवीय कानूनों का विश्लेषण करते हैं। प्राकृतिक कानूनों के संबंध में उनका मानना है कि उसमें वे अपरिवर्तनीय हैं, शाश्वत हैं, उन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और उनके अनुसार मानव निर्मित कानूनों से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों से शासन प्राकृतिक नियमों से मनुष्य नियंत्रित होता था, और उसके अनुसार 4 प्राकृतिक कानून हैं मुख्यतः जो मानव में पाए जाते हैं स्वभावतः वो। तो उसका विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि 4 प्राकृतिक कानून या नियम कौन कौन से हैं। शांति की इच्छा, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो शांति से जिए, शांति से कार्य करे, तो शांति की इच्छा पहला कारण प्राकृतिक कानून बनता है। उसके बाद आत्मपोषण, खाने पीने की व्यवस्था करना, अपनी वृद्धि और विकास करना, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आत्मपोषण। तो पहला हो गया शांति की इच्छा, जिसमें सुरक्षा भी शामिल है, शांति की इच्छा। दूसरा हो गया आत्मपोषण। तीसरा हो गया आकर्षण, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति आकर्षण। और चौथा हो गया समाज में रहने की इच्छा। अब इन प्राकृतिक कानूनों प्राकृतिक अवस्था में तो रह जाते हैं, परंतु प्राकृतिक अवस्था में कई समस्याएं उत्पन्न होती है और मनुष्य हमेशा सुरक्षा की खोज में लगा रहता है, और यही खोज उसे समाज की स्थापना, राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। अतः सामाजिक अवस्था, व्यक्ति की सुरक्षा की खोज उसे प्राकृतिक अवस्था से सामाजिक अवस्था में ले जाती है, परंतु सामाजिक अवस्था में व्यक्तियों की अनंत इच्छाएं होती है और उनकी इच्छाओं पर उस पर टकराहट होती है। अतः शांति और सद्भाव बना नहीं रहता। फिर जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उस व्यवस्था को प्राकृतिक कानूनों द्वारा हल नहीं किया जा सकता। अतः मानवीय कानून अस्तित्व में आते हैं। अतः मानवीय कानून के संदर्भ में वो कहते हैं कि जीवन निर्वाह और सुरक्षा के लिए मनुष्य अपने अन्य साथियों के साथ संगठित होता है, यह एक प्रकृति का नियम है। सुरक्षा के लिए संगठन प्रकृति का नियम है, और इसका परिणाम ये होता है कि संगठित तो हो गए, परंतु वो आपस में फिर विभिन्न कारणों से अपनी शक्ति की अभिवृद्धि में लग जाते हैं और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः मानवीय कानून अस्तित्व में आते हैं। अब मानवीय कानूनों के संदर्भ में वह ये कह रहा है कि प्राकृतिक कानून से मानवीय कानून कई आधारों पर भिन्न है। पहला तो यह है कि मानव निर्मित कानून विधायक द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक कानून स्वभावतः हैं, उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, मानव के स्वभाव में अंतर्निहित हैं, जबकि ये विधायक द्वारा निर्मित होते हैं। और दूसरा ये है कि ये सार्वभौम और विश्वव्यापी नहीं होते, जबकि प्राकृतिक कानून सार्वभौम और विश्वव्यापी होते हैं। मानवीय कानूनों में विकार उत्पन्न हो सकता है, कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और उसके आधार पर उनमें संशोधन हो सकता है, जबकि प्राकृतिक कानून सुनिश्चित है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार मानवीय कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब वह मानवीय कानूनों को 3 भागों में बांटते हैं: नागरिक कानून, राजनीतिक या संवैधानिक कानून, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो नागरिक कानून वे हैं जो नागरिकों के परस्पर आपसी संबंधों को सुनिश्चित करते हैं और वे परिवर्तित होते रहते हैं, और ये कानून विधायक द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरे कानून है राजनीतिक या संवैधानिक कानून। तो जो राजनीतिक और संवैधानिक कानून होते हैं वो नागरिकों और राज्य के मध्य संबंधों को
संचालित करते हैं, निर्धारित करते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वह राज्यों के मध्य संबंधों को निर्धारित करता है। इस प्रकार वह कानूनों के 3 मुख्य प्रकार बताते हैं: नागरिक कानून, संवैधानिक कानून या राजनीतिक कानून, और तीसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून। और इस संदर्भ में वो ये भी मानते हैं कि कानूनों की सापेक्षिकता को स्वीकार करते हैं, अर्थात कानून निरपेक्ष नहीं होते, समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, खासकर मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून।